सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल 3,936 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच गया है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। इंदौर जो अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता है, अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है। इंदौर पोहा जलेबी के लिए, राजवाड़ा के लिए, छप्पन के लिए जाना जाता है, सर्राफा के लिए जाना जाता है। और आज हम उसी इंदौर में हैं। यूं तो इंदौर बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार अक्षय कांति बम कांग्रेस की तरफ से हैं, तो बीजेपी की तरफ से शंकर लालवानी एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं। और हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ इंदौर के महापौर होंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम होंगे, और इसके साथ साथ हमारे साथ एक खास आवाज भी होगी जिन्हें आप रेडियो पर सुनते थे क्रिकेट कमेंट्री में। सुशील दोषी जी इस वक्त हमारे साथ आज यहां जुड़ेंगे। तो आगे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में कवि भी होंगे जो कविता के माध्यम से बताएंगे कि इंदौरी क्या चाहते हैं, इंदौरियों की क्या चाहत है। और मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी को, और साथ ही मंच पर आमंत्रित करता हूं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को, जो इंदौर से 8 बार की सांसद भी रही हैं। आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। वो दूसरी महिला थीं जो लोकसभा की स्पीकर रहीं, और चिपलून से लेकर इंदौर तक का उनका सफ़र है। उनके खाते में भी एक मातोश्री है, मुंबई वाला नहीं, लेकिन उनकी किताब है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन उसी सख्ती से देश की पंचायत को भी उन्होंने चलाया है। हम बात कर रहे हैं सुमित्रा ताई महाजन की। प्यार से हम सारे लोग उनको ताई कहते हैं, और हम खुशनसीब हैं कि वो हमारे साथ हैं। ताई, राजनीति की बातें तो आपसे बहुत सारे लोग करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैना ताई गोखले के बारे में। मैना ताई गोखले, वास्तव में आपने ऐसी याद दिलाई कि इंदौर में जो भी कुछ आज मैं दिख रही हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी प्रवचन दिए हैं, भाषण दिए हैं, वो एक प्रकार से मेरी प्रमुख गुरु रही है। यानी इंदौर में जब मैं आई, राष्ट्र सेविका समिति में जाती थी, तो राष्ट्र सेविका समिति में मैना ताई गोखले यानी राष्ट्र सेविका समिति की जो प्रमुख थी, हमारी संस्थापक मौसी केलकर, उनकी वो बहन थी। और मौसी केलकर रामायण पे प्रवचन करती थी। मैना ताई भी उतने ही सुंदर प्रवचन अलग अलग विषयों पे और रामायण पे। तो जब ये बात आई कि अब प्रवचन की संख्या बढ़ाना है और जगह भी जाना पड़ेगा, करना है, और उस समय उन्होंने कहा अब नए लोगों को तैयार करना है, तो मुझे कहा आप जाएगी। मैंने कहा मुझे नहीं कुछ आता। बोले मैं सिखाऊंगी। तो उन्होंने एक प्रकार से, वो सामने बैठती थी, दोपहर को बुलाती थी, सामने बैठती थी, और ओघवती भाषा में इतना बोलती जाती थी, ये ऐसा समझाओ, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। मैं केवल जैसे बोलते ना, कानों में प्राण ला करके मैं उनकी बात सुनती थी। और जो भी मैं आज बनी हूँ, वास्तव में मैं रामायण पे बोलती थी, फिर महाभारत की स्त्रियों पर बोलने लगी, उसके बाद विवेकानंद, अरविंदो, ये अलग अलग विषय मैंने अभ्यास के लिए लिए। वो उनकी एक प्रकार से उन्होंने जो स्फूर्ति दी, जो सिखाया, मुझे बताया कौन से पुस्तक पढ़ना, ये भी बताती थी, पुस्तक उपलब्ध कराती थी। और फिर मैं हिंदी में भी प्रवचन करने लगी। तो एक प्रकार से मेरा भरपूर जो शिक्षा मुझे मिली ये राष्ट्र सेविका समिति की और भी महिलाएं थी, उनके साथ रह करके एक मेरा आकृति बंध तैयार हो गया। ऐसे तो आपकी बातों से एक तो लग रहा है कि वो परम विदुषी तो थी ही, और आप थोड़ा लड़खड़ाई, और आप थोड़े भावुक भी हो गई उनके जिक्र से। हाँ, नहीं हूँ। तो ताई,
आप व्यासपीठ पर भी बैठी हैं और जो देश की संसद को भी चलाया है, तो क्या कुछ अनुभव यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आया, और वहाँ देश की संसद को चलाने में कैसा अनुभव रहा, अगर थोड़े में समेट पाएँ आप? मैंने कहा ना, ये मेरा आकृति बंध जो बना ना शुरू से, राष्ट्र सेविका समिति में, उसके बाद जनता पार्टी में काम किया, संगठन में काम किया, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन पुरुष हम जिनको कहते हैं, हमारे आदर्श, उनका जीवन देखा, उनके एक प्रकार से उनके मार्गदर्शन में, राजमाता जी। तो ये जो एक तैयारी होती चली गई, और इसलिए जब मैं स्पीकर की कुर्सी पे बैठी तो एक तो तब तक मेरे 8 चुनाव हो चुके थे और पार्लियामेंट पूरी तरीके से परिचित हो गई थी, पार्लियामेंट का काम कैसे चलता इससे परिचित हो गई थी। और एक बात मैंने जीवन में काम करते करते सीखी कि गुस्से से कुछ नहीं होता है। आप सौम्यता से बात करो तो सामने वाला भी आपकी बात सुनता है। पर मोदी जी तो कहते हैं पार्टी में इकलौती आप ही हैं जो उनको डांट सकती हैं। देखो, डांटना भी तो सौम्यता से भी डांटना हो सकता है। तो कभी मोदी जी को डांटा आपने वैसे? वो तो यूं ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगी, जब हम आपस में बात करने बैठते थे तो मैं ज़रूर कई प्रश्न उनको कि आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए, ये बोलने की हिम्मत और होना भी चाहिए। तब वो मुझे बोलते थे, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। ये होता, ये हमारा डायलॉग होता था, तो इसलिए वो बोलते ये मुझे डांटती नहीं थी। अच्छा ताई, जो मातोश्री जो है उसका मंचन भी हुआ, तो अहिल्याबाई होलकर और मतलब इंदौर का एक रिश्ता तो है ही, पर आपने उसको कैसे पुस्तक में, और जब उसका नाट्य रूपांतरण देखा तो उस वक्त की आपकी भावनाएं कुछ? हम अलग अलग कार्यक्रम करते थे, तो एक नाटक करना है ताकि नाटक के द्वारा चरित्र जल्दी सामने जाए। अब हुआ नाटक कौन लिखेगा, तो सबने मुझे कहा, हमारी महिलाओं ने, कि तू लिखेगी। मैंने कहा मैंने कभी नाटक नहीं लिखा। बोले तुम्हें अहिल्या माता का चरित्र याद है, पूरा याद है, तू लिख के ला, तू हमें एक एक पन्ना लिख के लाती जा, हम यहाँ पे तैयारी करेंगे और हो जाएगा। और वास्तव में वो नाटक जो हुआ मातोश्री, वो ऐसे ही तैयार हुआ, एक एक प्रवेश में लिख के लाती थी। फिर वो प्रवेश ये लोग महिलाएं बैठ करके उसकी तालीम करती थी, और फिर मुझे बोलती थी वो हो गया, अब दूसरा प्रवेश ला। ऐसा करते करते पूरा नाटक। ताई, लेकिन आपकी शख्सियत के कई रंग हैं। आप लेखिका नहीं हैं फिर भी लिखा, आप स्वभाव से ऐसा लगता है कई बार इतना भावुक होती हैं, तो जो एक ठोस राजनीतिज्ञ होता है वैसी नहीं है, फिर भी आप इतने लंबे दौर तक, और इतने लंबे। किसने कहा कि राजनीतिज्ञों को भावुक नहीं भावुक जो देश के लिए भावुक नहीं होता है वो देश की राजनीति मतलब क्या आजकल करेगा? की सियासत में अक्सर देखा गया है ना कि कहते हैं ना बहुत श्रूड होना चाहिए पॉलिटिशियन को, लेकिन आपने तो रिकॉर्ड बनाया कि महज एक बार आप विधानसभा चुनाव हारी और फिर एक ही सीट से 8 बार एक ही दल से, तो ये भी अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं एक बात बताती हूँ आपको लगता है ना राजनीतिज्ञों को श्रूड नहीं होना चाहिए, राजनीति को स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। स्पष्टता से आपको बोलते आना चाहिए कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। मैं प्रयास करूँगी, होगा ये गारंटी नहीं, मगर प्रयास मेरा पूरा दिखेगा। और आपका प्रयास, आपके काम करने की पद्धति लोगों के सामने उजागर रूप से होना चाहिए कि ये है वो प्रामाणिकता। तो ताई, तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि स्पष्टता होनी चाहिए। तो बीजेपी स्पष्ट रूप से कह रही है 400 पार, थोड़ी सियासत की बात है, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपको लगता है कि 400 पार आज के परिदृश्य में संभव है? एक बात है, असंभव भी नहीं है। मैं साफ बात बताऊं, असंभव भी नहीं है। इसलिए असंभव नहीं है कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और उसके पहले भी जनता ने ये देखा है कि जब जब कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री, फिर वो अटल जी भी बने, वो जब बनता है तो जनहित के काम ज़्यादा जोर से होते हैं। और मेरा कहना, लोगों में विश्वास आ गया है। पर फिर लोगों में एक डर है कि कहीं संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह की बातें आ रही हैं, ये आशंका आपके मन में तो नहीं है? एक तो मुझे बताओ, बदलना क्या होता है? संविधान में संशोधन कई हो गए, 100वां संशोधन तो
मेरे सामने ही हुआ ना, मैं जब स्पीकर की, यानी संशोधन तो हो रहे हैं ना, बिल्कुल संविधान के प्रियम्बल में बदलाव हो बदलाव। गया ना इमरजेंसी बिल्कुल। के समय, आपको याद होगा। बिल्कुल तो होते हैं ना, मगर ये संशोधन बोला जाता है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान बना है, उसमें परिवर्तन करके नहीं मगर संशोधित करके उसको आज की काल के अनुसार, आज की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किया जाता है। और वो बदलाव भले के लिए होता है, और वो जो भावना आ गई है, उस भावना को हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके बल दे रहे हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि हो भी सकता है लेकिन चमत्कार मध्य प्रदेश में। ताई एक बात चली थी बीजेपी जब पहले कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी युक्त कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है, और भोपाल में पार्टी दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस का दफ्तर है वो लेकर आ जाएंगे, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? देखो बात ये है, हम जैसे बोलते हैं ना, जो कन्हैया के पास गया वो कन्हैया का हो गया। भाव में होते हैं ना, तो जो राम के चरणों में गया राममय हो गया। वैसे मैंने कहा कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, मगर अब ऐसा अगर होता है तो आए। मुक्त यानी क्या होता है कि है ही नहीं ऐसी स्थिति, मगर मैं चाहूँगी, मेरे जैसी व्यक्ति चाहेगी कि आज के प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए। बात सुनो मेरी, ताकतवर होना चाहिए। प्रतिपक्ष भी समझ करके अपनी बात रखने वाला होना चाहिए। ताई जाते जाते, चूंकि आप कला, संस्कृति, वकालत सारे पेशों से जुड़ी रही हैं, खाली वक्त में ताई क्या करती हैं? क्या सुनना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या फिल्में देखना, क्या पसंद करती हैं आप? मैं सच बात करती हूँ कि एक तो पढ़ना बहुत पढ़ती हूँ। लोग मुझे किताब भेजते हैं, आजकल उल्टा हो गया। पहले मैं अपनी सुविधा से पढ़ती थी, मुझे ऐतिहासिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, धार्मिक भी है और राजनीतिक भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। लेकिन आजकल लोग भेजते कि मैंने ये लिखा है, अब आप इस पर अपना ये दे देना कि कैसे लिखा, इसमें क्या कुछ गलतियाँ, आपको क्या लगता। इसलिए भी पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा वैसे कम हो गया, मगर मैं टीवी सीरियल भी देखती हूँ। एक आध पिक्चर अच्छी आती है तो मैं वो उसको टीवी पे भी, मगर मैं थिएटर में जाके भी आज क्या बात है? हाँ, तो कौन सी देखी अभी आखिरी? वो मैंने देखी, क्या गायब, क्या बोलते हैं, लापता लेडी एकदम। अच्छा, लापता अरे बहुत लेडी। सुंदर पिक्चर। हाँ, और संगीत सुनती हैं आप? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, या क्या सुनती हैं? भजन, क्या आपको अच्छा पसंद है ज़्यादा? संगीत जी, संगीत तो भावगीत जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद, मगर मैं क्लासिकल भी सुन सकती हूँ, 3-3 घंटे भी अच्छा। सुनती हूँ। हाँ, इंदौर के कार्यक्रम में जा। बिल्कुल। और आपका सबसे पसंदीदा हिंदी फिल्मी गाना कौन सा है जो हमेशा कानों में गूंजता है? वो सही में गाना है, वो बहुत बचता सुनती हूँ आज भी। अब ये इनको बोलूँ ना तो ये चिढ़ाएगी मुझे। नहीं नहीं, आप सुनना तो चाहते हैं आप सारे लोग। ऐसी चीजें अब इस उम्र में नहीं पूछते। कोई बात नहीं ताई, आप आपके लिए वो उम्र का ब्रैकेट नहीं है, आप सिर्फ बता दीजिए कि कौन सा गाना है। नहीं, सच्ची बताऊँ, मेरा हीरो उस समय हमारा था देवानंद। क्या बात है था? ताई, मुझे भी उनके सारे ही गाने पसंद हैं। हाँ, मगर उसमें अभी ना जाओ छोड़ के, वो जो क्या बात, वाह। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। ताई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यही आपसे बात करके। कहोगे तुम सदा कि दिल तो इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताई। तो Thank you, thank you. ताई ने इतनी अच्छी बातें कही, आप सबके लिए भी, युवा नेताओं के लिए भी, पार्टी वर्कर्स के लिए भी। सिर्फ राजनीति मत कीजिए, आपस में, घर में फिल्में देखिए, आपस में बात कीजिए, संवाद कीजिए, और यही लोकतंत्र का कारवां है। यही हमारे इलेक्शन कार्निवल का भी मूल मंत्र है। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल होइए, हंसते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यही ताई। बात है।
एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और इस पैनल में जो लोग हैं वो इंदौर की जान है, शान है, किसी पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, इंदौर के मेयर। पुष्यमित्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। अक्षय कांति बम है, लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से इस बार और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अक्षय जी, स्वागत करता हूं। और एक खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मंच पर है, सुशील दोषी सर। ये वो आवाज है जिसे आप जब रेडियो पर सुनते थे तो ऐसा लगता था कि बस रेडियो के पीछे ही शायद क्रिकेट चल रहा हो और उस वक्त पूरा वृत्तांत, पूरा हाल उस आवाज के जरिए ही आप तक पहुंचता था। सुशील सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। बहुत धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र भार्गव जी, आपसे मेरा सवाल। जब से इंदौर लोकसभा सीट बनी है तब से मुझे याद आता है शायद एक बार निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, या तो पीसी सेठी साहब का किसी जमाने में एक जलवा रहा और उसके बाद 8 बार सुमित्रा ताई और फिर शंकर लालवानी साहब। तो बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है। इस बार की क्या स्थिति लगती है? इंदौर में इस बार बात चल रही है अब की बार 8 लाख पार। पिछली बार हम 5.5 लाख मतों से जीते थे और इस बार वही लगभग 5.5 लाख। तो इस बार हम 8 लाख पार की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी के 400 पार और भाजपा के प्रत्याशी के 8 लाख पार। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है, ये इस देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उनकी योजनाओं को लोगों तक ले जाता है, ये उसका कॉन्फिडेंस है। आपने कहा कि अब की बार यहाँ 8 लाख से ऊपर की जीत। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 5,47,000 का एक बहुत बड़ा मार्जिन से जीते थे शंकर लालवानी, लेकिन तब भी वो देश में उन टॉप 10 सांसदों में नहीं आ पाए थे जिनका मार्जिन उतना था। तो आपको लगता है कि वो टॉप 10 को पीछे छोड़ के वो सीधा इंदौर नंबर 1 बन जाएगी सीट? देखिए, टॉप 10 में शंकर लालवानी जी आएंगे ये हमको विश्वास है, लेकिन 2019 का चुनाव जब इस देश में हुआ तब तक धारा 370 नहीं हटी थी, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये 2 ऐसे काम हैं जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे और जब वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जा रहे हैं तो इंदौर की जो जनता है वो ये जानती है कि 8 लाख पार करना, आशीर्वाद देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ताकि तीसरी बार जब उनकी सरकार बने तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति बने। कमाल की बात यह है कि पुष्यमित्र भार्गव जी ने जो दावा किया कि इस बार जीत 8 लाख के पार होगी, तो उस दावे जिसके खिलाफ ये दावा किया जा रहा है वो मंच पर मौजूद है अक्षय कांति बम। अक्षय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप प्रचार कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। पीसी सेठी साहब के बाद कांग्रेस उम्मीद कर रही कि शायद अक्षय वो बम फोड़ देंगे, अब की बार वो कमाल कर देंगे, लेकिन यहां तो दावा ये हो रहा है कि जीत का अंतर 8 लाख होगा। सर्वप्रथम इंदौर की सबसे बड़ी धरोहर गांधी हॉल पे आप बैठे हुए हैं, तो आपका इंदौर में स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत। शुरू करते हैं कि 8 लाख से हारेंगे और जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं उनको इंदौर के सारे होर्डिंग लेने पड़ गए काम बताने के लिए। वाह वाह। जिसकी जीतने की बात 8 लाख वोट से करी जा रही है, जब भाजपा की पहली लिस्ट निकलती है 195 लोगों की, उसमें उसका नाम नहीं होता भाई। जब 13 दिन बाद उसकी लिस्ट आती है, और उसका नाम उसके अंदर आता है, लेकिन जब एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल और दूसरे बड़े चैनल डिबेट करने के लिए बुलाते हैं तो लापता सांसद, लापता विकास। अब रही बात कि इंदौर को जाना किसके लिए जाता है। माँ देवी अहिल्या के लिए जाना जाता है, आईआईएम के लिए जाना जाता है, आईआईटी के लिए जाना जाता है, कैट के लिए जाना जाता है और स्वच्छ इंदौर के लिए जाना जाता है। माँ अहिल्या हम सबके लिए आदर है, पर दुख होता है कि 40 साल से सांसद है पर माँ अहिल्या का मंदिर नहीं है। दूसरी बात, आईआईटी और आईआईएम तो आप अर्जुन सिंह जी की देन है। आप बनवाएंगे? आईआईटी और आईआईएम अर्जुन सिंह जी की देन है। सबसे ज्यादा सरकार एक मिनट, कांग्रेस की रही। कैट प्रकाश चंद सेठी जी की देन है और स्वच्छ इंदौर यहाँ के सारे नागरिकों की देन है। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशील यहाँ सर, के सारे नागरिकों की मैं देन आपके है। पास आ रहा हूं। अब रही बात, एक अक्षय मिनट, जी, अक्षय 8 जी। लाख वाली भी क्लियर कर दूं। हाँ। 8 लाख वाली बात भी क्लियर कर दूं। कहते हैं बड़े बुजुर्ग बोलकर गए हैं, बोला सो बेकार का, लिखा एक काम का। कोई लिख कर दे रहा है कि अगर 8 लाख से नहीं जीते या हम गलती से जीत गए तो हम इस्तीफा देंगे। कोई बोल रहा है
और हमारे महापौर साहब तो एडवोकेट हैं, सरस्वती पुत्र हैं, बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है, ये जानते हैं कि बोला हुआ सब बेकार का है, लिखा हुआ ही काम का है। ठीक। सुशील सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कई जगह हमने देखा 10वीं पास, 5वीं पास, लेकिन इंदौरियों ने मजबूर कर दिया दोनों पार्टियों को कि आप काबिल पढ़ा लिखा, हमको कम से कम एक बीटेक है और एक पीएचडी, हमको पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। देखिए, इंदौर एक ऐसा शहर है जिसकी तरफ पूरा सर, भारत, आपने जैसे शुरुआत की, मुझे वही दौर याद आ गया। ताली बजाइए एक बार सुशील सर के लिए। मुझे वही लगा जैसे मैं अभी भी वही सुन रहा हूँ। बोलिए सर। पूरा भारत उस पर बहुत ही नज़दीकी निगाहें रखकर देख रहा है। देखिए, इंदौर के बारे में जगह जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, वो कहते हैं कि इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर है और इसका अनुकरण सभी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कई दफ़े कि जब इसको खाऊ गली का शहर भी कहा जाता है। एक ज़माना था जबकि इसको अहिल्या देवी नगर कहा जाता था, सीके नायडू का शहर कहा जाता था, मुशताक अली साहब का शहर कहा जाता था। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि खेलकूद के बारे में जो कुछ होना चाहिए, देखिए मैं खेल से जुड़ा हूँ, मैं खेलकूद की बात करूँगा। आज भी ये शहर एक अच्छे स्टेडियम के लिए तरस रहा है। आज भी इस शहर के बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो हम बात करते हैं कि पुरानी परंपराओं को हमें जीवित रखना है, तो हम देखते हैं कर्नल सीके नायडू साहब का मकान बिक गया, उनकी जगह एक मल्टी स्टोरी बिक गई। CS नायडू साहब का मकान चला गया, उनकी जगह एक मल्टी बन गई। तो हम अपनी प्रतिभाओं का जो हमें सहेज कर रखने की जो बात हो रही है, वो भी हमें करना चाहिए, कोई भी जीते। पुष्पमित्र जी, एक चीज मैं नहीं भूला, एक बयान आया था आपका, उस पर कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। उसमें आपने कहा कि जैसे आप क्रिसमस लगाते हैं वैसे ही आप राम मंदिर की रेप्लिका लगाइए मॉल्स में, दुकान में। तो जब आप विचार की बात कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, तो विचार थोपना ठीक है क्या ये विचार थोपना नहीं है? देखिए, इसको आप जिसकी श्रद्धा है वो अपने आप लगाएगा। उसमें मेरा आपसे प्रश्न है जी कि इसमें आपत्ति क्या है? 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक देश भर के हर मॉल में, हर बड़े संस्थान में लोग अपनी श्रद्धा से क्रिसमस ट्री लगाते हैं। वो लगाएं, उनका स्वागत है, लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन जब देश में 540 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान होने वाले हों और हमने उनसे आग्रह किया कि अब 2 जनवरी के बाद से लेकर 22 जनवरी तक भगवान श्री राम का चित्र लगाइए, तो इसमें जिसको आपत्ति है वो इस बात का जवाब दे कि उसको राम जी का चित्र लगाने में आपत्ति क्या है। हमने उनकी चित्र हटाने के लिए नहीं कहा। ये सवाल जब मैंने आपसे पूछा तो अक्षय जी हमारे साथ हैं, और अक्षय जी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके उपाध्यक्ष हैं, इसलिए ये बहुत अहम इनसे बन जाता है। अक्षय जी, यदि कोई अली पठान या सिंह कौर या फिर कोई मैथ्यूज अगर वो लगाना चाहे तो स्वागत करना चाहिए, अगर वो नहीं लगाना चाहिए तो फिर क्या? अक्षय जी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, महापौर जी ने कहा कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र का निर्माण होता कैसे है? राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब हर गरीब के पास रोटी होती है, हर गरीब के पास मकान होता है, हर गरीब के पास मूलभूत सुविधाएं होती है, तभी तो होता है राष्ट्र निर्माण। सुशील सर, इतने दौर तक आपने लोगों को अपनी आवाज सुनाई है, एक इंदौरी के नाते आप पिछले कुछ वक्त में चीजों को बदलते हुए देखते हैं क्या, या आपको लगता है कि नहीं, जहां चीजें जानी चाहिए थी वो अब जा रही हैं, या अब जो जा रही हैं वो शायद वैसा नहीं होना चाहिए था? आप क्या महसूस करते हैं इंदौरी के नाते? मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। मेरे सहयोगी समीर मेरे साथ, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस पैनल से। जो सवाल पूछना, समीर एक बार देखिए जनता के सवाल क्या है। आसिफ जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर स्टूडेंट है हमारे बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। हम उन्हीं से शुरुआत करें, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है पढ़े लिखे तबके से आते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। प्रिया खंडेलवाल। प्रिया जी, आप क्या पहली बार वोट डालने जा रही हैं? क्या थोड़ा सा मेरा सोच है कि मेरा वोट जाएगा बीजेपी को, क्योंकि 20 सालों तक इंदौर में इनकी रूलिंग पार्टी रही है और जितना ज्यादा डेवलपमेंट बीजेपी कर पाई है, आई डोंट थिंक सो वो कांग्रेस कर पाती। मेरा नाम यश चौरे है। मेरा सवाल महापौर जी से है कि जैसे इंदौर में IIM है, IIT है, बट यहाँ के ग्रेजुएट्स दूसरी सिटीज बेंगलोर, मुंबई में जॉब करने जा रहे हैं। ऐसा कब होगा कि दूसरी सिटी से लोग इंदौर में जॉब करने आएंगे? पुष्पमित्र जी, सवाल ये आया कि यहाँ IIT है, IIM है, उसके बावजूद यहाँ का युवा बाहर नौकरी कर रहा है। ऐसा कब होगा कि बाहर का युवा यहाँ आके नौकरी मांगेगा, यहाँ करेगा? यहाँ का युवा यदि बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली में नौकरी कर रहा है,
इसका मतलब है कि हमने वो उसको बेसिक प्लेटफॉर्म दिया कि उसकी अच्छे पैकेज में बेंगलोर में नौकरी लग रही है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बेंगलोर के, दिल्ली के, हैदराबाद के लोग अभी इंदौर के TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, परसिस्टेंट और कई ग्लोबल हॉस्पिटल्स में इंदौर में आपकी काम बात कर सुनने रहे में हैं। अच्छी लगी कि हमने इतना तैयार कर दिया कि वो उस लेवल को compete कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद युवा हूं और इंदौरी हूं और मुझे 1 लाख में कोई कहेगा कि आप जाके ज्वाइन करो कश्मीर, और मुझे कहेगा कि इंदौर में आपको 70 मिल जाएंगे, मैं इंदौर में 70 में रहूंगा सर, मैं 1 लाख वहां लेने नहीं जाऊंगा। ये युवा यहाँ का मानेगा। एक मिनट पुष्पित्री जी, एक मिनट सुशील सर, बाहर के लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इलाज कराने आते हैं ये सोचकर कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज सस्ती हैं, तो क्या यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ लोग इलाज नहीं करा पा रहे, उस निजी इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे? ये गरीबी है, असमर्थता है, क्या है ये? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इलाज बहुत महंगा हो गया है और ये अच्छा है। अभी हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे कि अब जो बड़े बूढ़े हैं उनका इलाज वो खुद करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो अब नए सिरे से उन्होंने घोषणा की है, इससे एक आशा तो बंधी है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। देखिए, मैं किसी पार्टी से संबद्ध बात नहीं करूंगा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि देश में हो क्या रहा है। अगर अच्छा परिदृश्य दिख रहा है, अगर हमको दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सड़कें बेहतर हो रही है, एयरपोर्ट्स बेहतर हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल वातावरण बेहतर हो रहा है, तो उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन जहाँ कमजोरी है वो भी बताना हमारा कर्तव्य चाहिए, हर इंदौरी को लेकिन बोलना ये बात चाहिए। जरूर है, बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना है कि अब ये देश में जो बड़े बूढ़ों के लिए अब इलाज मुफ्त होगा और इसके लिए 5 लाख तक की सीमा भी उन्होंने निर्धारित की है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। बहुत शुक्रिया करता हूं सुशील सर, अक्षय कांति बम जी, पुष्पमित्र जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप NDTV इलेक्शन कार्निवाल में आए, यहाँ हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। NDTV इलेक्शन कार्निवाल में आपने सियासी चर्चा सुनी और जोरदार सियासी चर्चा रही, लेकिन इंदौर आए हैं और यहां अगर आप आकर कविताएं नहीं सुनेंगे, इंदौर की रचनाएं नहीं सुनेंगे, तो फिर ये चर्चा अधूरी रह जाएगी, ये कार्यक्रम भी अधूरा रह जाएगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह शर्मा हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ पंकज दीक्षित जी हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। और पारस बिरला जी हैं, पारस जी आपके बहुत स्वागत करता हूं। इन तीनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। और अब मैं मंच आपके हवाले करूंगा। सबसे पहले पंकज जी, आप सबसे सीनियर हैं, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। तो चुनाव पर, इंदौर पर, इंदौरियत पर, पोहा जलेबी पर, राजवाड़ा पर आपने जहां जो लिखा है आप हमें सुनाइए। सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद NDTV। और देखिए, इंदौर के जो बाशिंदे हैं हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग भावनात्मक हैं, और यही कारण है कि 7 बार लगातार जो है हम पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 आ जाते हैं। तो हम क्या हैं, हम उसको मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा कि हम इंदौर के लोग क्या हैं, इंदौरी क्या हैं। देखिए, हम आज के महत्व को समझते हैं। मैं अपने कुछ मुक्तक से इस बात को आप तक पहुँचाता हूँ जी, कि आज से जो हटे तो वो कल हो गए, आज से जो हटे तो वो कल हो गए, आज से जो कटे तो विफल हो गए। जिसने जानी है महिमा अभी आज की, जिसने जानी है महिमा अभी आज की, उसके कल आज दोनों सफल हो गए। बहुत बढ़िया। कल आज दोनों सफल हो गए, क्योंकि वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर नहीं आएगा। और मैं बता दूं कि ये पैनल जो है हमारा, ये PPP मोड पे है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे साथ प्रहलाद हैं, पारस हैं, पंकज हैं, तीनों PPP मोड पे हैं। ठीक है, मेरा प्रहलाद, प्रद्युम्न आपके पास आ रहा हूं। और प्रद्युम्न, मैं आपसे बस ये इल्तिजा करूंगा कि बताइए आपने अपनी युवा लेखनी से क्या लिखा इंदौर के लिए, देश के लिए? देश के लिए, चूंकि यह कार्यक्रम जो है NDTV इलेक्शन कार्निवाल का कार्यक्रम है और वर्तमान में भारत को एक साथ राष्ट्रवाद से जोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो काम किया है, वहीं से कुछ बात को लेकर समेट कर मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल, स्वागत। कि राम कृपा से सत्ता पाई, राजनीति में रामनीति को लाया, सदियों से तंबू में प्रतीक्षारत श्री राम का महल बनवाया, काश्मीर लाल चौक से लेकर घर घर तिरंगा लहराया,
कश्मीर लाल चौक से लेकर घर घर तिरंगा लहराया, मातृभूमि की सेवा में उसने अपना सर्वस्व लुटाया। वह भारत वैभव हेतु नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है। तीसरी बार भी वही पुनः संसद की सीढ़ी चढ़ रहा है। अरे सनातन की धर्म ध्वजा लेकर सतत आगे बढ़ रहा है। एक अकेला मोदी देखो सब पर भारी पड़ रहा है। पारस है हमारे साथ। पारस, आपने क्या लिखा है? और मैं और इंदौर के लोग सुनना चाहेंगे, देश के लोग सुनना चाहेंगे। आपने कुछ इंदौर पे लिखा हो अगर, हाँ, या देश पे लिखा हो मैं तो। 4 पंक्तियां इंदौर से शुरुआत करके मतदान जागरूकता की बात करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बोलिए। तो इंदौर से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिल्लोरे भरता सावनों में मोर जैसा चाहिए। क्या बात? हिल्लोरे भरता सावनों में मोर जैसा चाहिए, जो जुड़े रहे आपस में ऐसी डोर जैसा चाहिए, और बिल्कुल स्वच्छ हो और मोहब्बत से भरा हुआ दिल मुझको तुम्हारा इंदौर जैसा चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। दिल मुझको तुम्हारा इंदौर जैसा चाहिए। मैं अब मतदान जागरूकता की बात करना चाहता हूँ। हे एमपी वालों, हे इंदौर वालों, हे एमपी वालों, हे इंदौर वालों, रखना है तुमको ध्यान जी, हमको करना है अपना मतदान जी। बहुत बढ़िया। हमको करना है अपना मतदान जी। पारस बता रहे हैं करना है अपना मतदान जी, और उसको बिल्कुल भूलिएगा मत। मतदान की तारीख याद रखिएगा, जाकर मतदान जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका प्रद्युम्न, पंकज जी और पारस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का हिस्सा बनने के लिए। 2028 तक हमारे शहर में पानी का वाटर लेवल जो है वो बहुत कम हो सकता है, तो उसको लेकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीन 3,936 किलोमीटर का सफर तय करके एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल आ पहुंचा है इंदौर। आर्थिक राजधानी कहिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी कहिए, या यूं कहिए कि अपनी खास पहचान के लिए मशहूर इंदौर। और इंदौर जब हम पहुंचे हैं, एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल पहुंचा है, तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं माय एफएम से आरजे नवनीत। नवनीत, बहुत स्वागत है आपका। नवनीत, पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। और जब हम इंदौर पहुंचे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंदौर की खासियत, वैसे तो सर्राफा, छप्पन, राजवाड़ा ये वर्ल्ड फेमस हैं, बाकी और किन चीज़ों के लिए इंदौर जाना जाता है? इंदौर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना है, लेकिन मैं फील की बात करना चाहूँगा आपके साथ में। इंदौर के लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद मुझको सपोर्ट करेंगे। इंदौर के लोग सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। इसी पब्लिक पार्टिसिपेशन के चलते हमारा इंदौर 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। एक नवनीत, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। अगर मैं इंदौर के मुद्दों पर बात करूं, वैसे तो यहाँ बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, लेकिन अगर मुद्दों पर बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे इंदौर के? मुद्दे मेरे ख्याल से बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोग खुद भी उस पर काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मुझको लगता है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे शहर इंदौर का, उसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी जो रिसेंट सर्वेज हुए इसके अकॉर्डिंग 2028 तक हमारे शहर में पानी का वाटर लेवल जो है वो बहुत कम हो सकता है, तो उसको लेकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, क्लीन सिटी के साथ साथ इंदौर और शानदार हो जाएगा। एक बस एक आखिरी चीज़, माय एफएम और एनडीटीवी दोनों मिलके ये सब लोगों से अपील करता है कि जब चुनाव आएगा इंदौर में तो हर आदमी वोट करने जाएगा। जी, क्योंकि ये चुनाव का पर्व है और देश का गर्व है। हम सब लोग गर्व तब महसूस करेंगे जब हम लोग 13 तारीख को छुट्टी की तरह सेलिब्रेट ना करते हुए घर से सुबह जितनी जल्दी हो सकता है घर से बाहर निकलें, गर्मी से अगर बचना चाहते हैं, और जाकर वोट कास्ट जरूर करें। तो सबको वोट करने जाना है। एनडीटीवी और माय एफएम ये दोनों आपसे अपील करता है। और एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल लगातार जारी है और हम शहर दर शहर कवर करते जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत सारी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।